नमस्कार दोस्तों, टॉक इन हील में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही आम एहसास के बारे में, इम्पोस्टर सिंड्रोम। ये वो वाली अजीब सी फीलिंग है ना, जब लगता है कि अपनी ही काबिलियत, अपनी ही सफलता सब बस मतलब एक दिखावा है। हाँ बिल्कुल। और डर लगा रहता है कि कभी भी हमारा भांडा फूट सकता है। ऐसा लगता है कि हम असल में उतने काबिल हैं ही नहीं जितना लोग हमें समझते हैं। हाँ, और सबसे चौंकाने वाली बात इसमें ये है कि ये एहसास अक्सर उन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है जो असल में काफ़ी कामयाब होते हैं। मतलब जिन्हें हम हाई अचीवर्स कहते हैं। अच्छा, कामयाब लोगों में ज्यादा? हाँ, जिनके पास बाहर से देखने पर सारी उपलब्धियां होती हैं, अवार्ड्स, प्रमोशन, सब कुछ। फिर भी अंदर ही अंदर वो खुद को एक धोखेबाज या फ्रॉड महसूस करते हैं। ये तो बड़ा अजीब विरोधाभास है। तो चलिए आज इसी पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। ये होता क्यों है और खासकर कामयाब लोगों के साथ ऐसा ज्यादा क्यों होता है? इसके असर क्या होते हैं? चलो इसमें गहराई से उतरते हैं। बिल्कुल। सबसे बड़ी पहेली तो मेरे लिए यही है कि सफलता मिलने के बाद भी ये फीलिंग जाती क्यों नहीं? अवार्ड्स मिल गए, प्रमोशन हो गया, तारीफें हो गईं, फिर भी वो शक बना रहता है। हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। इसका मूल कारण है अपनी सफलता को अंदर तक महसूस ना कर पाना, मतलब उसे अपना ना पाना, जिसे कहते हैं इनएबिलिटी टू इंटरनलाइज सक्सेस। इंटरनलाइज सक्सेस मतलब दिल से मानना नहीं कि ये मैंने किया है। एग्जैक्टली वो व्यक्ति ये मानता ही नहीं कि वो अपनी सफलता का हकदार है। आप कितने भी सबूत दे दो, वो उन्हें नकार देगा। सबूतों को नकारना कैसे? मतलब क्या करते हैं वो? जैसे मान लीजिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट सफल हो गया, तो वो ये नहीं सोचेंगे कि हाँ मेरी मेहनत, मेरी काबिलियत रंग लाई। तो क्या सोचेंगे? वो कहेंगे अरे किस्मत अच्छी थी बस, या सही टाइम पे सही जगह था इसलिए हो गया, या फिर मैंने तो हद से ज्यादा मेहनत की थी, घंटों काम किया था इसलिए हुआ, मुझ में कोई खास बात नहीं। ओ, मतलब मेहनत को भी अपनी काबिलियत नहीं मानेंगे। नहीं, वो मेहनत को एक तरह से बाहरी चीज मान लेते हैं, जैसे कि वो इसलिए सफल हुए क्योंकि उन्होंने जरूरत से ज्यादा कुछ किया, न कि इसलिए कि वो स्वाभाविक रूप से काबिल हैं। तो ये भी सोचते हैं कि उन्होंने दूसरों को, अपने बॉस को बेवकूफ बना दिया। कमाल है, मतलब अपनी योग्यता का कोई भी ठोस सबूत हो उसे खारिज कर देना। बिल्कुल। और इसी वजह से वो जो नकली होने का एहसास है, वो फोनी फीलिंग, वो लगातार बनी रहती है। हमेशा ये डर कि वो बौद्धिक रूप से या अपने काम में उतने अच्छे नहीं हैं जितना दिखते हैं, और किसी भी पल उनकी असलियत सामने आ जाएगी, वो पकड़े जाएंगे। और ये डर सफलता के साथ कम नहीं होता। नहीं, बल्कि बढ़ जाता है। जितना ऊपर जाते हैं, गिरने का डर उतना ही ज्यादा लगता है कि अब पर्दाफाश होगा तो ज्यादा बड़ा होगा। ये तो वाकई दुष्चक्र जैसा लगता है, एक विशिष्ट साइकिल जो इस सिंड्रोम को बनाए रखता है, खासकर कामयाब लोगों में। जरा ऐसे ठीक से समझाएंगे ये चक्र चलता कैसे है? हाँ बिल्कुल, ये एक तरह का पैटर्न है जिसके कुछ चरण होते हैं। सबसे पहले कोई उपलब्धि संबंधित काम सामने आता है। ठीक है, मतलब कोई नया चैलेंज, कोई प्रोजेक्ट। हाँ, कोई नई चुनौती, कोई अवसर। इसके आते ही दूसरा चरण शुरू होता है चिंता और आत्मसंदेह, एंग्जाइटी एंड सेल्फ डाउट। ओके, वो इम्पोस्टर वाली भावनाएं जाग जाती हैं। हाँ, एकदम से तीव्र चिंता होती है, असफलता का डर बहुत बढ़ जाता है। और फिर इस डर से निपटने के लिए क्या करते हैं? अब आता है तीसरा चरण, जहां दो तरह के रास्ते अपनाए जाते हैं। या तो व्यक्ति अत्यधिक तैयारी करता है, ओवर प्रिपरेशन, जरूरत से ज्यादा मेहनत, बार बार चेक करना, घंटों काम करना ताकि कोई गलती ना हो। हाँ, या फिर ठीक उल्टा, टालम टोल, प्रोक्रास्टिनेशन, काम को आखिरी मिनट तक टालते रहना। और फिर हड़बड़ी में करना। बिल्कुल, एकदम अंत में हड़बड़ी में काम पूरा करना। और मजे की बात यह है कि दोनों ही सूरतों में, चाहे जरूरत से ज्यादा तैयारी की हो या टालम टोल, अक्सर काम सफल हो जाता है। अच्छा, काम तो हो गया, सफलता भी मिल गई। तब आता है चौथा चरण, अस्थायी राहत, टेम्पररी रिलीफ। काम पूरा होने पर थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, चिंता कम होती है। लेकिन ये अस्थायी होती है। हाँ, क्योंकि इसके फौरन बाद आता है पांचवां और सबसे जरूरी चरण, कारण बताना या एट्रीब्यूशन। मतलब ये सोचना कि सफलता मिली क्यों। और यहां वो अपनी काबिलियत को श्रेय नहीं देते। फिर किसे देते हैं? अगर ज्यादा तैयारी की थी तो सोचेंगे मैं इसलिए सफल हुआ क्योंकि मैंने पागलों की तरह मेहनत की थी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं वाकई अच्छा हूं। ओके। और अगर टाला था और जल्दबाजी में किया था तो सोचेंगे अरे इस बार तो बस किस्मत अच्छी थी, तुक्का लग गया। ओ,
मतलब किसी भी हाल में अपनी काबिलियत को क्रेडिट नहीं देना है। बिल्कुल, और यहीं से छठा चरण शुरू होता है आंतरिक धोखाधड़ी का एहसास, इंटरनलाइज्ड फ्रॉडुलेंस। काबिलियत का एहसास अंदर तक पहुंचता ही नहीं। वो जो मूल विश्वास है कि मैं एक धोखेबाज हूं, वो बना रहता है, बल्कि और मजबूत हो जाता है। और फिर ये अगले काम के लिए चिंता पैदा करता है। एग्जैक्टली, और ये चक्र फिर से शुरू हो जाता है। अगले टास्क पर फिर वही चिंता, वही डर, वही या तो ओवर प्रिपरेशन या प्रोक्रास्टिनेशन, और ये चलता रहता है। बाप रे, ये तो बहुत थका देने वाला साइकिल लगता है। अच्छा, यहाँ एक और दिलचस्प बात मैंने पढ़ी थी कि ये जो इम्पोस्टर वाली फीलिंग है, ये भी अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह से दिखती है। मतलब इसके कुछ प्रकार होते हैं। हाँ बिल्कुल, ये जानना बहुत जरूरी है। डॉक्टर वैलेरी यंग ने इस पर काफी काम किया है, और उन्होंने पाया कि कामयाब लोगों में ये एहसास 5 मुख्य तरीकों से जाहिर हो सकता है। हर प्रकार की अपनी एक खास मूल मान्यता, एक कोर बिलीफ होती है। अच्छा, ये तो जानना पड़ेगा। पहला प्रकार कौन सा है? पहला है द परफेक्शनिस्ट, यानी पूर्णतावादी। इनकी मूल मान्यता होती है कि सब कुछ बिल्कुल सही, एकदम त्रुटिहीन, फ्लॉलेस होना चाहिए। ओह, 100% परफेक्ट। हाँ, जरा सी भी गलती हो जाए या काम 99% भी अच्छा हो तो ये उसे अपनी फेलियर मानते हैं। छोटी छोटी गलतियों पर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और खुद के लिए असंभव रूप से ऊंचे मानक तय करते हैं। ये तो खुद पर बहुत ज्यादा प्रेशर डालने वाली बात हो गई। और दूसरा है दी एक्सपर्ट, विशेषज्ञ। इनकी कोर बिलीफ होती है कि मुझे अपने फील्ड का सब कुछ पता होना चाहिए। सब कुछ? हाँ, ये कैसे मुमकिन है? हाँ, यही तो प्रॉब्लम है। ये लगातार नई नई सर्टिफिकेशन, डिग्री हासिल करने की कोशिश करते रहते हैं। इन्हें लगता है कि अगर इन्हें किसी चीज के बारे में 100% नहीं पता तो ये कुछ भी कहने या करने के लायक नहीं है। अगर इन्हें कोई आसान सा सवाल भी पूछना पड़ जाए तो इन्हें लगता है कि इनकी पोल खुल गई, ये फ्रॉड पकड़े गए। ये जानकारी इकट्ठा करने में ही लगे रहते हैं, काम शुरू करने से डरते हैं। अच्छा, तीसरा प्रकार कौन सा है? तीसरा है द नेचुरल जीनियस, यानी प्राकृतिक प्रतिभाशाली। इनकी मूल मान्यता है कि काबिलियत सहज होनी चाहिए, एफर्टलेस। अगर आप सच में स्मार्ट हैं तो आपको पहली ही बार में सब कुछ आसानी से आ जाना चाहिए। मतलब मेहनत नहीं करनी पड़नी चाहिए। हाँ, अगर इन्हें किसी चीज को सीखने में मेहनत करनी पड़े या पहली कोशिश में सफलता ना मिले तो इन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है। इन्हें लगता है कि अगर संघर्ष करना पड़ रहा है तो इसका मतलब ये असल में जीनियस नहीं है। ये तो बड़ा अजीब नजरिया है। ज्यादातर सफलता तो मेहनत से ही मिलती है। चौथा है द सोलोस्ट, अकेला चलने वाला। इनकी कोर बिलीफ है कि मुझे सब कुछ खुद ही करना चाहिए, मदद नहीं मांगनी। बिल्कुल नहीं। ये मदद मांगने को कमजोरी या धोखाधड़ी का संकेत मानते हैं। अगर टीम में काम कर रहे हैं और टीम सफल होती है तो ये सारा क्रेडिट दूसरों को दे देंगे, क्योंकि इन्हें लगेगा कि असली काम तो इन्होंने अकेले नहीं किया। इन्हें लगता है कि अगर मदद ली तो वो सफलता इनकी नहीं है। ये तो टीम वर्क के लिए मुश्किल हो सकता है। और आखिरी पांचवा है द सुपर पर्सन या सुपरमैन सुपरवुमन, अतिमानव। इनकी मूल मान्यता है कि मुझे जीवन के हर पहलू में, हर भूमिका में उत्कृष्टता हासिल करनी चाहिए। हर पहलू में मतलब करियर में भी टॉप पे रहना है, पेरेंटिंग भी परफेक्ट करनी है, सामाजिक जीवन भी शानदार होना चाहिए, घर भी एकदम व्यवस्थित रखना है, सब कुछ एक साथ। अरे बाप रे। हाँ, ये खुद पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां ले लेते हैं। इन्हें लगता है कि इनकी कीमत, इनका आत्ममूल्य इसी बात से तय होता है कि वो कितनी भूमिकाएं एक साथ सफलतापूर्वक निभा सकते हैं। अगर वो सब कुछ पूरी तरह से संतुलित नहीं कर पाते तो इन्हें पकड़े जाने का डर लगता है। ये पांचों प्रकार सुनकर तो लगता है कि इम्पोस्टर सिंड्रोम कितने अलग अलग नकाब पहनकर आता है। लेकिन अब भी वो सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा है कि आखिर सफलता इस सिंड्रोम को कम करने के बजाय बढ़ाती क्यों है? ये कितना उल्टा लगता है ना? हाँ, ये सुनने में पैराडॉक्सिकल लगता है, पर इसके पीछे काफी ठोस मनोवैज्ञानिक कारण है। पहला कारण है बढ़ा हुआ दांव, रेस स्टेक्स। बढ़ा हुआ दांव मतलब जैसे जैसे आप ज्यादा सफल होते हैं, प्रमोशन मिलता है, ज्यादा पहचान मिलती है, तो आपको लगता है कि अब आप ज्यादा ऊंचाई पर हैं। अब अगर कोई गलती हुई तो गिरने का असर ज्यादा बड़ा होगा। हाँ, सही बात है। पर्दाफाश ज्यादा सार्वजनिक होगा, ज्यादा विनाशकारी महसूस होगा। तो गलती करने का डर, पकड़े जाने का डर और बढ़ जाता है। ओके, ये समझ आता है। और क्या कारण है? दूसरा है बढ़ी हुई उम्मीदें, इंक्रीज्ड एक्सपेक्टेशंस। जब आप सफल होते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपके आसपास के लोग, आपके बॉस, सहकर्मी आपसे और ज्यादा उम्मीदें रखने लगते हैं। इम्पोस्टर सिंड्रोम वाला व्यक्ति इन बढ़ती उम्मीदों को एक बोझ की तरह महसूस करता है। उसे डर लगता है कि वो इन बढ़ती मांगों को पूरा नहीं कर पाएगा और फिर से वही पकड़े जाने की चिंता तेज हो जाती है।
ये भी सही है। और कोई वजह? एक और अहम वजह है, खासकर जब लोग तेजी से तरक्की करते हैं तो वो खुद को अतैयार महसूस करते हैं, फीलिंग अनप्रिपेयर्ड। अतैयार कैसे? देखिए, जब आप तेजी से आगे बढ़ते हैं तो कई बार आप खुद को ऐसे माहौल में पाते हैं जो आपके लिए नया और अपरिचित होता है। जैसे पहली बार किसी सीनियर एग्जीक्यूटिव मीटिंग में बैठना या किसी बहुत प्रतिष्ठित अकादमिक समूह का हिस्सा बनना। हाँ, बिल्कुल। अब अगर उस कमरे में आप किसी भी तरह से खुद को अल्पसंख्यक महसूस करते हैं, चाहे वो लिंग के आधार पर हो, जाति, उम्र या अनुभव के आधार पर, तो एक स्वाभाविक एहसास होता है कि शायद मैं यहाँ फिट नहीं होता। अच्छा। इम्पोस्टर सिंड्रोम इस फिट ना होने के एहसास को पकड़ लेता है और उसे फौरन इस सोच में बदल देता है कि मैं यहाँ इसलिए फिट नहीं होता क्योंकि मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूँ, मैं यहाँ होना डिजर्व नहीं करता। ये एहसास सफलता के साथ और बढ़ सकता है जब आप नए, ज्यादा चुनौतीपूर्ण माहौल में जाते हैं। तो इन सब का मतलब क्या है? मतलब ये सिर्फ एक अंदरूनी लड़ाई है या इसके कुछ बाहरी असली दुनिया में परिणाम भी होते हैं? नहीं, ये सिर्फ अंदरूनी लड़ाई नहीं है, इसके बहुत गंभीर और हानिकारक परिणाम हो सकते हैं, खासकर सफल लोगों के लिए। जैसे कि? सबसे बड़ा खतरा है बर्नआउट और मानसिक स्वास्थ्य पर असर। वो जो लगातार अत्यधिक तैयारी करने या टालमटोल करने का जो चक्र है और अंदर ही अंदर खुद को धोखेबाज मानने का जो स्थायी तनाव है, हाँ। वो अक्सर चिंता, एंग्जाइटी, अवसाद, डिप्रेशन, नौकरी से असंतोष, जॉब डिससैटिस्फैक्शन और अंत में गंभीर बर्नआउट का कारण बनता है। लोग पूरी तरह से थक जाते हैं, मानसिक और भावनात्मक रूप से। ओह, ये तो काफी सीरियस है। और करियर पर क्या असर होता है? करियर में ठहराव आ सकता है, स्टैग्नेशन। असफलता या पकड़े जाने का डर इतना ज्यादा हो जाता है कि लोग जोखिम लेने से कतराने लगते हैं। जोखिम लेने से मतलब? वो शायद लीडरशिप भूमिकाओं के लिए आवेदन ना करें, भले ही वो काबिल हों। जरूरी मीटिंग्स में अपनी राय रखने से हिचकिचाएं या कोई नया चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट लेने से बचें। इस तरह वो अपनी पूरी क्षमता को इस्तेमाल ही नहीं कर पाते और उनका विकास रुक सकता है। और निजी रिश्तों पर इसका असर पड़ता है? हाँ, बिल्कुल पड़ता है। रिश्तों को भी नुकसान पहुंच सकता है। सोचिए, अगर कोई आपकी लगातार तारीफ करता है, आपकी उपलब्धियों को सराहता है और आप हर बार उसे नकार देते हैं। हाँ, कहते अरे नहीं, ये तो कुछ नहीं था। एग्जैक्टली। या कहते हैं ये तो बस किस्मत थी। तो धीरे धीरे सामने वाला इंसान आपसे भावनात्मक रूप से दूर महसूस करने लग सकता है। उन्हें लग सकता है कि आप उनकी सच्ची प्रशंसा को स्वीकार नहीं कर रहे हैं या शायद आप खुद को बहुत कम आंक रहे हैं। इससे रिश्तों में एक दूरी आ सकती है। बाप रे! तो संक्षेप में कहें तो ये सिंड्रोम कामयाब लोगों को एक तरह के जाल में फंसा देता है, जहां चिंता बनी रहती है, वो अपनी सफलता का आनंद नहीं ले पाते और डर सफलता के साथ बढ़ता जाता है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये उन्हें एक स्थायी चिंता की स्थिति में रखता है, उन्हें उनकी वास्तविक उपलब्धियों का मजा लेने से रोकता है और एक ऐसा डर पैदा करता है जो उनके और सफल होने के साथ और मजबूत होता जाता है। ये सब सुनकर लगता है कि ये कितना फैला हुआ है और कितना गहरा असर डाल सकता है। बिल्कुल। और यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है जो हमें सोचना चाहिए। क्या सवाल? कि क्या ये सिर्फ एक व्यक्तिगत एहसास है या कहीं ना कहीं हमारा समाज, हमारी संस्कृति, हमारी सफलता की परिभाषाएं, हमारे काम करने के तरीके, क्या ये सब भी से बढ़ावा देते हैं? ये सोचने वाली बात है। हमें ये सोचने की जरूरत है कि हम उपलब्धि और काबिलियत को कैसे देखते हैं। क्या हम अनजाने में ऐसा माहौल तो नहीं बना रहे जहां ये एहसास और ज्यादा पनपता है, जहां हर वक्त मजबूत दिखना, कभी गलती ना करना, यही सफलता मानी जाती है? हाँ, ये बहुत अहम नुक्ता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने सफलता का एक ऐसा पैमाना बना दिया है जो अवास्तविक है और जो लोगों को ये महसूस करने पर मजबूर करता है कि वो हमेशा कम पड़ रहे हैं, चाहे वो कितने भी कामयाब क्यों ना हो। वाकई सोचने वाली बात है। Okay, so we hope you liked our today's discussion. For more such discussions, subscribe to our channel Talk and Heal. See ya!